Hello students. So this is lecture number 3 in coordinate geometry. तो इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे. ठीक है. सेक्शन फार्मूला में जाने के पहले 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. ओके. कि कभी कभी हम लोग का एक कन्फ्यूजन आती है कि लाइन सेगमेंट, ओके, रे, स्ट्रेट लाइन, ओके, ये तीनों के बीच में अंतर क्या है या फिर डिफरेंस क्या है. तो नेचुरली देखोगे कि हम लोग ज़्यादातर टाइम लाइन सेगमेंट लेके काम करता हूँ. ठीक है. तो कभी कभी लाइन सेगमेंट के साथ स्ट्रेट लाइन का या स्ट्रेट लाइन के साथ रे का, ओके, मिक्सअप हो जाता है. तो इसको एक बार देख लेंगे. ओके. कि तीनों में डिफरेंस क्या है. तो देखो कि स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में देखो थोड़ा सा हम लोगों को रियल फीलिंग्स चाहिए. तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया कि मान लो तुम नाव के ऊपर है, ओके, और किसी नदी में हो तुम लोग. ठीक है. तो वहाँ पे तुम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि तुम नाव लेके आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो. ठीक है ना. मतलब बोथ डायरेक्शन में जा सकते हो. फाइन. तो यहाँ पे बोथ डायरेक्शन में जा सकते हो. इसका मतलब है, ओके, this will be the sense of straight line. So you can go, okay, in both directions. दोनों डायरेक्शन में तुम लोग जा सकते हो. लेकिन नेक्स्ट में देखो, मान लो हमने बल्ब का एग्जांपल ले लिया. ओके. तो बल्ब लाइट का सोर्स होता है. तो लाइट का सोर्स जो है, ओके, इस पॉइंट से, इस बल्ब से निकलकर, ओके, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे देखो कुछ आइडिया ऐसे है कि बल्ब की पॉइंट से निकाल के लाइट जो है, ओके, एक डायरेक्शन में चला जाता है. ठीक है ना. तो इस सोर्स से लेके एक डायरेक्शन तक जाता है. तो इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकता हूँ कि किसी स्ट्रेट लाइन का आधा पार्ट है. ओके. बट ऑब्जर्व दैट दोनों इनफाइनाइट है. स्ट्रेट लाइन भी इनफाइनाइट होगा, रे भी इनफाइनाइट होगा. लेकिन हम लोग ऐसे सोच सकता हूँ कि इसका कुछ आधा पार्ट हमने यहाँ पे उठा लिया. और लाइन सेगमेंट में क्या होगा, मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है. ओके. और इस स्ट्रेट लाइन का हमने क्या किया, कुछ हिस्सा काट लिया. ओके. मान लो कुछ हिस्सा ऐसे काट लिया. फिर फाइनाइट पोर्शन हमने ले लिया. तो एज एग्जांपल हम लोग ये सोच सकता हूँ ये हमारा लाइन सेगमेंट है. इसका मतलब है ये जो लाइन सेगमेंट है ये किसी इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन का पार्ट है. ठीक है. सो लाइन सेगमेंट हमेशा फाइनाइट होगा, रे इनफाइनाइट होगा. लेकिन इसको सोच सकता हूं हम किसी स्ट्रेट लाइन का आधा पार्ट है. स्ट्रेट लाइन भी इनफाइनाइट है. ओके. ओके. दोनों तरह ये इनफाइनाइट है. तो रियलिटी के साथ मिला के इसको हम लोग सोचेंगे तो हम लोग का दिमाग में क्लियरिटी और भी ज़्यादा होगा. देखते हैं सेक्शन फार्मूला में फॉर्मूला क्या है, उसको यूज कहाँ पे करेंगे हम लोग. सो मान लो कि हमारे पास एक सेगमेंट है. ओके. ये मान लो P है, ये है Q, और P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2. तो इस सेगमेंट का मान लो हमने बीच वाला कोई हिस्सा ले लिया. फाइन. बीच में कोई पॉइंट ले लिया. तो इस टाइप का पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इंटरनल पॉइंट. ओके. इंटरनल पॉइंट हो जाएगा. फाइन. तो मान लो ये पॉइंट R है. ओके. और इस R का कोऑर्डिनेट हमें पता करना है. ठीक है. फाइन. तो इंटरनल, यहाँ पे इंटरनल होगा. तो इंटरनल पॉइंट, तो जो R जो है यहाँ पे इंटरनल पॉइंट है, यहाँ पे R का कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएगा. देखो R का कोऑर्डिनेट पाने के लिए हमें पहले क्या चाहिए कि PR, ओके, ये जो डिस्टेंस है इज टू RQ, ये दोनों का रेशियो चाहिए. ठीक है. PR इज टू RQ, मान लो ये गिवन है M इज टू N. ओके. ये गिवन है. तो इफ PR इज टू RQ,
is m is to n, then the coordinate of r will be mx2 plus nx1 divided by m plus n. Y coordinate will be my2 plus ny1 upon m plus n. तो देखो यहाँ पे एक चीज हम याद रख सकता हूँ कि इस फॉर्मूला को कैसे इजीली याद रखें. सो पॉइंट को हम लोग ऐसे लिख सकता हूँ x1 y1 एक पॉइंट है एंड x2 y2 दूसरा पॉइंट है. और देखो जो m वाला पार्ट है मतलब यहाँ पे जो है m इतना तक है और n जो है यहाँ तक है. तो यहाँ पे हम m लिख लेते हैं, यहाँ पे n. तो देखो कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैसे बना, m के साथ x2, n के साथ x1. इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे ऐसे याद रखना होगा चीजें क्रॉस हो रहा है, m x2 के साथ n x1 के साथ, ओके, क्रॉस बन गया. तो ऐसे इस चीज को याद रख सकता हूँ. अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हमने जो रेशियो लिया PR is to RQ, ओके, PR is to RQ. यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, PR का जो डायरेक्शन है RQ का जो डायरेक्शन है दोनों सेम है, ओके. तो यहाँ पे MN दोनों ओके पॉजिटिव होगा, ओके, एट ए टाइम पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट होगा हमारा, तो ये हो गया हमारा इंटरनल पॉइंट. नेक्स्ट होगा एक्सटर्नल पॉइंट. तो एक्सटर्नल पॉइंट में क्या होगा, देखो कि मान लो हमारे पास फिर से P Q, P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ओके. तो अभी एक्सटर्नल पॉइंट मिला है. एक्सटर्नल पॉइंट मतलब देखो हमने यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया, ओके. तो इस सेक्शन की बाहर की तरफ लेना है, ओके, बट सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लेना है, ठीक है. तो ये जो सेक्शन है ये जिस स्ट्रेट लाइन का पार्ट है उसके ऊपर पॉइंट, लेकिन इसके बाहर लेना होगा, फाइन. तो हमने इसके बाहर यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ओके. तो मतलब हमने जो पॉइंट लिया इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा लेकिन बाहर की तरफ होगा. मान लो ये R है और मान लेता हूं मैं कि यहाँ पे PR is to RQ is M is to N. तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि PR का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ये है, PR का डायरेक्शन, लेकिन RQ का जो डायरेक्शन है वो उल्टा है, ओके. तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा. तो इसलिए जब हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बीच में एक माइनस आ जाएगा. तो एक्सटर्नल पॉइंट हमारा R होगा तो उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, R का कोऑर्डिनेट आ जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n. y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n. तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जो माइनस आया है ना, ओके, ये माइनस आने का रीजन ये है कि ये जो डायरेक्शन है RQ ये PR का उल्टा है, ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे माइनस आया है, फाइन. तो यहाँ पे देखो हमने थ्योरम का प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूलास होगा, ओके, उसके हम लोग थ्योरी डिस्कशन थोड़ा बहुत करेंगे, ओके. लेकिन जो भी अच्छे बच्चे हैं, ओके, आप लोग कोशिश करोगे कि इसको देखें कि क्यों ऐसे हो रहा है, फाइन. नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे मिडिल पॉइंट का, ओके. सो नेक्स्ट थिंग इज मिडिल पॉइंट. तो मिडिल पॉइंट में देखो चीज इंपॉर्टेंट होगा और इजी भी होगा. मिडिल पॉइंट तो
तो नेचुरली देखो हमारा मिडिल पॉइंट होगा, मान लो हमारे यहाँ पे P है x1 y1 एंड Q है x2 y2 और मिडिल पॉइंट है हमारा, मान लो ये R है। तो ये मिडिल पॉइंट होगा तो PR इज टू RQ ये हो जाएगा तुम्हारा 1:1। तो हम लोग इंटरनल पॉइंट की फॉर्मूला में mn का वैल्यू 1 बिठा देंगे तो देखो फॉर्मूला आ जाएगा, r का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा मिड टर्म का मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हम लोग तीन चीजें साइमल्टेनियसली डिस्कशन करेंगे। एक है सेंट्रॉइड, दूसरा है इन सेंटर, तीसरा होगा सर्कम सेंटर। ये तीनों को हम लोग साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे। ओके, तो तीन चीजें एक साथ लिख लेता हूं। पहला है सेंट्रॉइड, next will be in center, and circumcenter। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बोल देता हूं कि सेंटर का स्पेलिंग CMTRE, कोई भी लिखते हैं CMTER। ओके, सो बोथ आर करेक्ट। एक बार डिक्शनरी देख लेना इसका। तो सेंट्रॉइड देखो यहाँ पे क्या है कि मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ए का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट हो गया x3 y3। तो पहले देख लेते हैं एक्चुअली सेंट्रॉइड आता कहां से है, वो एक बार देख लेते हैं। मान लो कि BC का मिडिल पॉइंट है हमारा D, AC का मिडिल पॉइंट है मान लो E, AB का मिडिल पॉइंट है मान लो F। तो हम लोग क्या करता हूं, ये जो मीडियन है, ये मीडियन को सारे जोड़ देता हूं तो एक कॉमन पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट का नाम है ओके सेंट्रॉइड। थोड़ा बहुत देखो ड्राइंग अप्रोक्सीमेट हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये सारे मिडिल पॉइंट सोचना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ओके, ये जो G है ये हो जाता है हमारा सेंट्रॉइड। ओके, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। फाइन, ये यूनिफॉर्म कुछ चीजें होगा, यूनिफॉर्म ट्राइंगल होगा किसी मटेरियल का, तो इसी G को हम लोग बोल देता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो AG है, AG इज टू GD, इसका वैल्यू हो जाता है 2:1। सिमिलरली BG इज टू GE, ये भी हो जाएगा 2:1, एंड CG इज टू GF, दिस विल बी 2:1। फाइन। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, देखे कि ये जो सेंट्रॉइड है ओके, सेंट्रॉइड में एक्चुअली क्या होता है, किसी चीज का मास ओके कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसका मतलब देखो हम लोग यहाँ पे सोच सकता हूँ कि जो मिडिल पॉइंट लिया, यहाँ पे देखो हमने क्या कर रहा हूँ, ये जो मिडिल पॉइंट है, हम इस मिडिल पॉइंट से और एक ट्राइंगल बनाए तो इस ट्राइंगल का भी सेंट्रॉइड यही होगा। सिमिलरली देखो इस चीज को, यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट बना, इस मिडिल पॉइंट लेके इसका जो मिडिल पॉइंट बना, इस ट्राइंगल का भी सेंट्रॉइड जो है सेम होगा। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे है कि देखो मान लो हमें जो वर्टिसेस है ABC, इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया,
कोऑर्डिनेट हमें इस मिडिल पॉइंट का दे दिया, तब भी हम लोग इस सेम फॉर्मूला से सेंट्रोइड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है ओके कि मान लो इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3, तब भी ओके सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे सेंट्रोइड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट इज इन सेंटर। तो पहले देख लेते हैं ओके इन सेंटर बनते कैसे है। मान लो हमने एक ट्राइंगल ले लिया, सिमिलरली ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका हो गया x2 y2, सी का हो गया x3 y3। देखो इन सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे एक इनर सर्किल होता है, थोड़ा सा ड्रॉ करना मुश्किल है। यहाँ पे एक इन साइड में एक सर्किल होगा ओके। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से ये जितना डिस्टेंस है फिर सेम होगा ओके। इन सेंटर एक्चुअली कैसे मिलते हैं, शायद ये क्लास 9 या 10 में तुम लोग पढ़े हो कि हम लोग इस एंगल का बाइसेक्टर कैलकुलेट करता हूँ, एंगल का बाइसेक्टर का कॉमन पॉइंट होता है तुम्हारा इन सेंटर ओके। तो यहाँ पे इन सेंटर का मान लो हम मान लेते हैं यहाँ पे आई ओके। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लो। हमें जो चाहिए ये ए बी बी सी सी ए ओके, ये सारे जो साइड्स है इस साइड्स का लेंथ मुझे चाहिए। इसका मतलब है देखो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम ले ए बी बी सी सी ए ये चारों तीनों साइड्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी मान लेता हूं कि बी सी का लेंथ है ए, सी ए का लेंथ है स्मॉल बी एंड ए बी का लेंथ है स्मॉल सी ओके, कैपिटल सी स्मॉल सी। देन कोऑर्डिनेट ऑफ आई विल बी गिवन बाय ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ए एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपन ए प्लस बी प्लस सी ओके। तो पहले ये लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर का आइडिया एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्राइंगल है ओके, इस ट्राइंगल का जो वर्टिसेस है इस वर्टिसेस के अंदर से सर्किल जाते हैं। थोड़ा सा इसी को बना लेते हैं। ये तीनों वर्टिसेस से जाते हैं तो वर्टिसेस फिर से मान लो ए x1 y1, इसका हो गया b x2 y2 और इसका हो गया c x3 y3 ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो हमने जो सर्कम सेंटर है उस सर्कम सेंटर का पॉइंट को हम लोग O मान लिया ओके। देन ऑल दिस डिस्टेंस ओके, दिस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये तीनों सेम होगा फाइन। तो हम लोग ऐसे मान लेंगे कि मान लो कि O का कोऑर्डिनेट है ओके, अल्फा बीटा मान लेंगे, ऐसे O का मान लेंगे अल्फा बीटा। तो ये रिलेशन देखो यहाँ पे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, यहाँ से तीन रिलेशन बन जाएगा। एक हो जाएगा हमारा OA इज इक्वल टू OB और एक हो जाएगा OB इज इक्वल टू OC और एक हो जाएगा OA इज इक्वल टू OC। ये तीनों में से कोई भी दो रिलेशन यूज करके हम लोग इसका कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं फाइन। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ ठीक है, कि जो फॉर्मूला है फाइन, उस फॉर्मूला का थ्योरेटिकल प्रूफ हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन जो भी अच्छे स्टूडेंट होगा तुम लोग कोशिश करोगे ओके इस सारे का ये जो सारे फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करने के लिए फाइन, देन यू विल गेट ए बेटर सेंस। अदरवाइज ओके इस फॉर्मूला को याद रखना और इसको यूज करना फाइन, देन आई होप दैट इट विल बी इजी फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।